हर त्योहार, दिवाली हो या होली, राखी हो या दशहरा, नानी घर के चबूतरों को गोबर से लीपती और फिर छुई से उसके चारों ओर बॉर्डर बनाती। हमारे बुंदेलखंड में कच्चे घरों में जिस सफेदी मिट्टी से पोता जाता उसे छुई कहते हैं। फिर अम्मा उसके बगीचों में सुंदर सी रंगोली बनाती। जब भी याद करता हूँ तो सारे लम्हे एक एक कर फ्लैशबैक होने लगते हैं। जब कभी बाबूजी, अच्छा हाँ, इस समय आज के पापा बाबूजी कहलाते थे। जो तो कभी बाबूजी खेत से लौटकर आते तो अम्मा यानी आज की मम्मी लोटे में पानी भर के लाती और बाबूजी पहले चौखट पर ही पैर धोते, फिर आराम से खटिया पर बैठते और पानी पीते। खटिया पर वो निवाड़ वाली होती थी, आजकल तो देखने में भी नहीं मिलती। अच्छा, दोपहर में नानी के साथ या तो खेल खेलते या फिर नानी लगा देती निवाड़ कसने में। खेल भी एकदम देसी जैसा चंगा होता। नानी एक कुटिया थी जिसमें नानी किसी को भी जाने नहीं देती थी। बस उस कुठरिया के फर्श पर नानी चौक से चौकड़ खींचती और गोटियों के रूप में इस्तेमाल करती। इमली के बीज, मूंगफली के दाने जैसे देसी तरीके। कभी चंगा तो कभी लगड़ी मेरी नानी एकदम बच्चा बन जाती थी मेरे साथ और आखिर में कुछ नहीं होता तो लगा देती थी निवाड़ कसने में। एक सिरा नानी पकड़ती और निवाड़ का और दूसरा सिरा मुझे पकड़ा देती, लेकिन हर एक काम करते वक्त कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाती और उसमें सीख होती थी। जैसे सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, या कितने भी आगे बढ़ जाओ लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। उस समय बचपन में सुनी कहानियां बड़े होते होते मैं कब का भूल गया, पता ही नहीं चला। बाबूजी खेत पर खूब मेहनत करते और मैं भी खेत तैयार करने में और बुआई करने में उनका साथ देता था। और बदन पर होती थी सिर्फ एक धोती और माथे पर एक साफा। अच्छा हाँ, घर पर एक श्यामा भी थी और उसका बछड़ा एकदम गोरा सफेद जैसे चांद का टुकड़ा। उसका नाम अम्मा ने कृष्णा रखा था। श्यामा के ही गोबर से घर लीपते थे। ये नानी का देसी तरीका था साफ सफाई करने का। आजकल तो डॉक्टर फिनाइल और न जाने क्या क्या चीजें बता देते हैं। 5वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद बाबूजी ने सोचा कि इकलौता बेटा है, शहर भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। सो नवोदय विद्यालय में दाखिला दिला दिया गया। गांव की मिट्टी से दूर शहर के लोगों से दोस्ती होनी शुरू हो गई। शहर में कब मेरा मन गांव की मिट्टी से दूर खिसता चला गया पता ही नहीं चला। पहले तो गांव में अम्मा बाबूजी के पास त्योहारों पर चला जाता था, फिर गांव वालों का मन नहीं होता था और शहर की ऊंची मीनारें, सलीके के पहनावे और सभ्य लोगों ने ऐसा आकर्षित किया कि जब भी कभी गांव में जाने की सोचता तो बस गोबर की बदबू और खेत का कीचड़ ही याद आता। इससे गांव जाना बंद कर दिया। लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तो अम्मा बाबूजी बहुत खुश हुए। पूरे गांव को न्योता दिया था कि गांव से पहला लड़का जो डॉक्टर बनने जा रहा था। अम्मा ने बूंदी तैयार की थी और बाबूजी ने अपने दोनों से दोस्तों को लड्डू बनाए और खिलाए। दिनों में मुंबई में था। बाबूजी चिट्ठी आई, बेटा बहुत दिनों से देखा नहीं है, हो सके तो आ जाओ। मैं तो डॉक्टरी में व्यस्त था, हिसाब लगाया गांव गया तो 10 दिन खराब होंगे, इतने में यहाँ रहकर 10,000 कमा लूंगा। सो नहीं गया। 2 महीने बाद नानी की चिट्ठी आई। नानी लिखना पढ़ना जानती थी तो लिखा था, तेरे बाबूजी चल बसे हैं और यह चिट्ठी मिलते मिलते शायद अम्मा भी चली जाए। बेटा खूब पढ़ लिया, खूब पैसे कमा लिए, अब गांव वापस आ जाओ। माटी हो श्यामा तो अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन कृष्णा अब बड़ा हो गया है, याद करता है तुझे मेरी तरह ही।
मुझे तुझे याद है ना, कहानी सुनाती थी, तू चाहे कितना भी आगे बढ़ जाना, लेकिन अपनी मिट्टी को मत छोड़ना। इस मिट्टी के साथ तेरे लिए कुछ भेज रही हूँ, जल्दी से आ जा। तेरी नानी। पन्नी पन्ना खोला तो उसमें मिट्टी थी, मेरे खेत की। मैं चिट्ठी पढ़ रहा था और चिट्ठी का हर एक शब्द मेरी आंखों के सामने तस्वीर बनकर उभर रहा था। नानी की चिट्ठी मेरे आंसुओं के सैलाब से डूब चुकी थी। आगे कुछ नहीं सोचा, बस रात की ट्रेन पकड़ी और अगले दिन जबलपुर और फिर बस पकड़कर अपने गांव पहुंचा। बाबूजी की अंतिम यात्रा तो हो चुकी थी। अम्मा की आखिरी इच्छा थी कि जिस खेत की मिट्टी में मेहनत करके बाबूजी ने जिंदगी गुजार दी, अम्मा अपनी अंतिम सांस भी वहीं ले। मुझे देखकर अम्मा थोड़ा मुस्कुराई, आंखों से आंसू निकले और फिर चल बसी। नानी ने मेरा हाथ इतना जोर से पकड़ रखा था जैसे फिर कभी जाने नहीं देगी। उन कुछ पलों ने मेरी 25 साल की पूरी जिंदगी फ्लैशबैक हो गई। खेत अब भी लहरा रहे थे, मानो जानते हूँ कि उनका वारिस जरूर आएगा। अगले दिन मैं और कृष्णा को लेकर खेत पर पहुंचा। शर्ट पैंट अलग रख, बदन पर लुंगी डाली और माथे पर साफा। खेत पूरी ऊर्जा से लहरा रहे थे और फिर एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे मेरे कानों में कह गया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने आंखें बंद की और अम्मा बाबूजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ गया।